हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे BCS 11 का जून 24 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन वेरियस सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस में आ चुका है और जैसा कि मैंने बोला है BCS 11 का बाकी प्रीवियस भी आप जरूर देखिएगा, वो सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम, भाई इसको ना आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में एकदम अच्छे से समझ जाइए, क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके बारे में आगे भी सेमेस्टर में आते रहता है। सेकंड में भी पूछ लेगा, थर्ड में भी आ जाता है, फोर्थ में भी आ जाता है, फिफ्थ में भी आ जाता है, यहाँ तक कि सिक्स सेमेस्टर का भी सब्जेक्ट में इसका क्वेश्चन आ जाता है। तो ये समझिए लेजेंडरी क्वेश्चन है, हमेशा ये आ जाएगा। इसलिए अभी एकदम इसको अच्छा से समझ जाइए ताकि आपको बार बार चीज़ों को याद करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में तो क्या होता है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। ठीक है, देखिए नाम से पता चल रहा ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर का एकदम करता धरता होता है, यही सारा काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये क्या करता है, सॉफ्टवेयर होता है जो मैनेज करता है कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को। मतलब कंप्यूटर के अंदर जितने भी हार्डवेयर चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर चीज़ें हैं, सभी को यही हैंडल करता है। ठीक है, इट्स act as an intermediary between the user and the computer hardware, providing a user-friendly interface and handling various tasks such as memory management, process management, file management, I/O operation। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये इंटरमीडिएट के बीच में मतलब यूज़र और कंप्यूटर के बीच में यही वर्क करता है, जिसमें क्या करता है कि यूज़र को कंप्यूटर का जो भी होता है हार्डवेयर हो गया और उसको यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस देता है, वेरियस टास्क के लिए उसको मदद करता है, जैसे हो गया मेमोरी मैनेजमेंट करना हो, प्रोसेस मैनेजमेंट करना हो, फाइल मैनेजमेंट करना हो, आईओ ऑपरेशन करना हो, सबके लिए भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के ही वाया काम होता है यूज़र का। समझे? तो ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब देखिए वेरियस सर्विस ऑफर्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे मैं आपको आराम से 7-8 बताया हूँ, लेकिन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना 4 लिखे 5 लिखे इनफ है। ठीक है, 5 लिख दीजिए, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने 5 लिख दिया इनफ है। तो ये हो गया सर्विस ऑफर्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले आएगा प्रोसेस मैनेजमेंट। क्या करता है, द OS हैंडल्स द क्रिएशन, शेड्यूलिंग एंड टर्मिनेशन ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, जो भी प्रोसेस होता है भाई वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। जैसे कि प्रोसेस को क्रिएट करना कि भाई ये प्रोसेस करना है, वो काम ये भी, शेड्यूल करना प्रोसेस को, ये भी इसी का काम है, टर्मिनेट करना किसी प्रोसेस को, ये भी OS का ही काम है। ठीक है, तो वही है हैंडल करना क्रिएशन, शेड्यूलिंग एंड इट मैनेज CPU शेड्यूलिंग अलाउइंग मल्टीपल प्रोसेसर टू शेयर द CPU एफिशिएंटली। ठीक है, अब देखिए प्रोसेस है तो CPU को काम बांटना भी इसी का काम है कि भाई मल्टीपल प्रोसेसर को CPU को अच्छे से यूज़ कर पाए, वो भी काम इसी का है कि भाई एक प्रोसेसर है, ये CPU का ये वाला पार्ट यूज़ कर रहा है, दूसरा प्रोसेसर दूसरा पार्ट यूज़ कर रहा है, तो इस तरह से भाई CPU को सब तरह बांटना इसी का काम है। ठीक है, क्या करना है, एक तरह से CPU को शेड्यूल करके देना कि अभी यहाँ से लेके 10 मिनट तक ये वाला इसके साथ करेगा, फिर इसके साथ करेगा, ये वाला पार्ट इसके लिए काम करेगा, इस प्रोसेस के लिए। इस तरह से पूरा काम इसी का होता है। दिस इंश्योर्स दैट प्रोसेसेस क्या आर एग्जीक्यूटेड इन अ टाइमली मैनर। इसमें क्या होता है कि प्रोसेस जो होते हैं, जितने भी प्रोसेस होते हैं उसको टाइमली मैनर में, यानी कि टाइम टू टाइम, मतलब ये टाइम इसके लिए फिक्स है, ये टाइम इसके लिए फिक्स है, ये सब काम करता है OS। समझे? तो ये हो गया प्रोसेस मैनेजमेंट। दूसरा आता है मेमोरी मैनेजमेंट। द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द कंप्यूटर मेमोरी इंक्लूडिंग रैम एंड कैच। ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। क्या करता है, कंप्यूटर का मेमोरी को यही मैनेज करता है, रैम को भी यही करता है और कैच को भी यही करता है। समझे? उसका इट कीप ट्रैक्स ऑफ ईच बाइट इन मेमोरी, एलोकेट्स एंड डीएलोकेट्स मेमोरी स्पेस एज नीडेड एंड इंश्योर दैट प्रोसेसर डू नॉट इंटरफेयर विथ ईच अदर मेमोरी। ठीक है, यही सभी मतलब एक एक बाइट मेमोरी जितना भी होता है कंप्यूटर का, वो सब इसी का ध्यान में रहता है। भाई किसको मेमोरी एलोकेट करना है, किससे मेमोरी लेना है, ये सब भी यही काम करता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये भी ध्यान रखता है कि एक मेमोरी जो है वो दूसरे मेमोरी के साथ इंटरफेयर ना करे कि भाई ये वाला मेमोरी उसमें चला गया हो या दूसरा वाला मेमोरी इसमें आ गया हो, ये सब भी कुछ नहीं करना। ये सब काम मेमोरी मैनेजमेंट का ही होता है जो OS करता है। ठीक है, उसके बाद आता है फाइल सिस्टम मैनेजमेंट। The OS provides a way to store, retrieve and organize files on storage device। ठीक है, फाइल सिस्टम भी यही करता है। अब क्या करेगा, फाइल को कंप्यूटर पे स्टोर करने का, उसको रिट्रीव करने का, उसको ऑर्गेनाइज करने का। ठीक है, ये भी OS का काम होता है। इट मैनेज
file permission, directories and the overall structure of the file system, allowing user to create, modify and delete file easily. ठीक है, अब यही क्या कहता है, फाइल का परमिशन देना, डायरेक्टरी बनाना और ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होता है फाइल का, ये सब काम भी फाइल सिस्टम में ही होता है. ठीक है, अभी इससे क्या होता है, यूज़र को अलाउ कर देता है कि भाई तू फाइल बना, क्रिएट कर, उसको मॉडिफाई कर, ठीक है, डिलीट कर, जो करना है कर, ये सब काम तू कर सकता है. ओएस करवाएगा आपको. ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम कर देगा. तो ये हो गया फाइल सिस्टम मैनेजमेंट. उसके बाद आता है डिवाइस मैनेजमेंट. तो इसमें क्या होता है, द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज डिवाइस कम्युनिकेशन वाया ड्राइवर्स. जितना भी डिवाइस होता है जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है वो भी ओएस ही करता है. ठीक है, मैनेज डिवाइस कम्युनिकेशन वाया ड्राइवर्स. उसके पास ड्राइवर्स होता है जिससे वो जितने भी डिवाइस होते हैं उसको कम्युनिकेट करता है, उसको मैनेज करता है. इट कंट्रोल्स हार्डवेयर डिवाइस लाइक प्रिंटर्स, डिस्क ड्राइव्स एंड नेटवर्क इंटरफेरेंस, प्रोवाइडिंग अ कंसिस्टेंट इंटरफेस फॉर एप्लीकेशंस टू इंटरेक्ट विद दिस डिवाइस. ठीक है, तो इसमें इसके पास ड्राइवर होता है जो अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करता है. ठीक है, उसको मैनेज करता है. तो इसमें जैसे हार्डवेयर डिवाइस हो गया, जैसे प्रिंटर हो गया, डिस्क ड्राइव हो गया, है ना, नेटवर्क इंटरफेरेंस हो गया, इन सब को भाई क्या करता है, ड्राइवर मैनेज करता है. ड्राइवर उसको उसके हिसाब से जो भी होता है इंटरफेरेंस या जो एप्लीकेशन वगैरह होता है वो जो भी डिवाइस है उसके हिसाब से उसको देता है, फिर उससे वैल्यू लेता है. जैसे क्या प्रिंटर के लिए अलग ड्राइवर भेजेगा, उसका अलग एप्लीकेशन होगा उसको रीड राइट करने का, तो उस तरह से वो अलग अलग चीज़ों को भेजता है. ठीक है, प्रोवाइडिंग अ कंसिस्टेंट इंटरफेरेंस फॉर एप्लीकेशन टू इंटरेक्ट विद दिस ड्राइव्स डिवाइसेस. ठीक है, अलग अलग इंटरफेरेंस भेजता है अलग अलग डिवाइस के लिए. उसके बाद आता है सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल. ओएस भी सिक्योरिटी कहता है, एक्सेस कंट्रोल भी ओएस के पास होता है. द ओएस इंश्योर्स दैट सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम बाय इन्फोर्सिंग यूजर ऑथेंटिकेशन एंड एक्सेस कंट्रोल. ठीक है, सिक्योरिटी का भी काम ओएस ही करता है. कैसे करता है भाई इन्फोर्सिंग क्या करता है, यूज़र को ऑथेंटिकेशन करवाना होगा, फिर एक्सेस कंट्रोल भी दे देता है कि भाई वही नॉर्मल जैसे आप लोग करते हो ना, अपने सिस्टम में पासवर्ड डालते हो, लॉगिन होते हो उस तरह से, तो वो भी हो गया सिक्योरिटी. इट प्रोटेक्ट्स डेटा एंड रिसोर्सेज फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस एंड प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर डेटा इनक्रिप्शन एंड सिक्योर कम्युनिकेशन. ठीक है, यही क्या करता है, डेटा को प्रोटेक्ट करता है अनऑथराइज एक्सेस से. ठीक है, और डेटा इनक्रिप्शन वाला भी मैकेनिज्म देता है और सिक्योर कम्युनिकेशन का भी ऑप्शन देता है. ठीक है, ओएस. उसके बाद आ गया यूज़र इंटरफेस. तो ये क्या होता है, द ओएस प्रोवाइड्स यूज़र इंटरफेस विच कैन बी कमांड लाइन बेस्ड और ग्राफिकल GUI अलाउइंग यूज़र टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम ईजली. यूज़र इंटरफेस भाई जो हम लोग जनरली देखते हैं, जो ग्राफिकल नहीं होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप गूगल चला रहे हो तो आप वहाँ पे सर्च बार आ गया तो आप सर्च बार पे क्लिक किए, कीबोर्ड से टाइप किए, वो सर्च वाले पे क्लिक किए तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिख गया. तो वो जो GUI वो जो होता है, जैसे दिखता है ना, पहला वाला लिंक दिखा उस पर क्लिक कर दिए, फिर नीचे लिंक है, वो सब जो है सारा यूज़र इंटरफेस हुआ. ठीक है, तो ये भी ओएस ही प्रोवाइड करता है. समझे. अब इसमें क्या हो सकता है, कमांड लाइन बेस्ड हो सकता है या फिर ग्राफिकल हो सकता है. जो जनरली अभी हम लोग का ग्राफिकल है, जो भी चीज़ हम लोग देखते हैं गूगल पे, आप जो भी चीज़ सर्च करते हो तो वो ग्राफिकली आया GUI. इससे क्या होता है, यूज़र को इंटरेक्ट करने के लिए अच्छा होता है, आराम से वो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर पाता है. द इंटरफेस इनेबल्स यूज़र टू रन एप्लीकेशन, मैनेज फाइल एंड कन्फिगर सिस्टम सेटिंग. अब ये इंटरफेस क्या करता है, यूज़र को क्या कर देता है, भाई एप्लीकेशन चला, तुम जो चलाना है, फाइल को मैनेज करना है मैनेज कर, कोई सिस्टम कन्फिगर करना वो कर. समझे, ये हो गया. उसके बाद एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग, ये भी ओएस का काम है. द ओएस डिटेक्ट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एरर्स एंड टेक्स करेक्टिव एक्शन टू मेंटेन सिस्टम स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी. ठीक है, तो भाई एरर को डिटेक्ट करना और उसको सही करने का काम भी ओएस का ही होता है. अब वो कोई भी प्रॉब्लम हो, हार्डवेयर का हो या सॉफ्टवेयर का हो, तो पहले तो वो एरर को चेक करेगा, फिर उसको सही करेगा, फिर उसको मेंटेन करके उसको एकदम टिच रखेगा कि भाई वो अच्छे से चले, स्टेबल रहे, रिलायबल रहे. समझे. तो ये सारा काम होता है ओएस का. आप इसको एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए. ठीक है, एक एक को इसे एकदम अच्छे से अभी से ही याद कर लीजिए, फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ही नहीं है. कभी भी आए, कोई भी किसी भी सेमेस्टर में आए, आप आराम से कर लोगे, सेम ही आंसर रहेगा. ठीक है, तो ये हो गया 3 का A नंबर. आप चलिए हम लोग देखते हैं 3 का B नंबर. तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल फॉर ईच. अब यहाँ पे देखिए हम लोग को ये सब दिया हुआ है, इसके बारे में बताना है. ठीक है, एग्जाम्पल भी बोला है तो दे दीजिएगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. चलिए करते हैं. सबसे पहले आता है डेटा टाइप. ये सब जो है ना, ये आप लोग का प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है. तो अगर आप लोगों ने कभी प्रोग्रामिंग किया है, जैसे सी कोई भी प्रोग्रामिंग किया हो, C किया हो, C++ किया हो, ठीक है, या फिर पाइथन किया हो, आप कर लोगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेटा टाइप्स. तो डेटा टाइप्स क्या होता है, डेटा टाइप्स डिफाइंस द काइंड ऑफ डेटा दैट अ वेरिएबल कैन होल्ड एंड द ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन इट. ठीक है, डेटा टाइप्स
तो ये क्या होता है कि काइंड ऑफ डेटा होता है जिसमें पता चलता है कि भाई कौन सा वेरिएबल इसमें स्टोर होने वाला है, ठीक है, और कौन सा ऑपरेशन इस डेटा टाइप पे होने वाला है, उसी को कहते हैं डेटा टाइप्स। देखिए कॉमन डेटा टाइप्स इंक्लूड इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग। अब डेटा टाइप कितने तरह से होते हैं, तो बहुत तरह के होते हैं। जैसे नॉर्मल हो गया इंटीजर डेटा टाइप, फ्लोटिंग पॉइंट है ना, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, इस तरह से, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए ऐसे, तो इंट एज इज इक्वल टू 25, तो ये क्या हो गया हम लोग का इंटीजर टाइप हो गया। समझे, डेटा टाइप क्या हुआ, इंट है। देखिए एज क्या है, ये मेरे वेरिएबल का नाम है, एज मेरा नाम है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ABCD XYZ कुछ भी, ये है मेरा एज नाम, ठीक है। ये जो इंट है ये है हम लोग का डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब क्या हो गया, इंट लगाया है तो ये हो गया इंटीजर। अब इंटीजर हो गया मतलब क्या, इसके अंदर हम लोग का वेरिएबल वैल्यू आ सकता है 1 2 3 5 कुछ भी, समझे। तो ये हो गया हम लोग का इंटीजर टाइप का डेटा टाइप। ये एज क्या हो गया, इंटीजर डेटा टाइप का, समझे। तो इसके अंदर 25 आ गया। उसके बाद देखिए फ्लोट हाइट। अब देखिए हाइट क्या होता है, अब हाइट तो परफेक्ट होता नहीं है ना, 5 इंच या ऐसा करके नहीं होता है भाई, 5 फीट, किसी का 5.1 5.2 इस तरह का होता है, तो इसलिए हम लोग का ये फ्लोट हो गया। अब फ्लोट में क्या होता है, पॉइंट में डाल सकते हैं वैल्यू को। अब देखिए इसमें जो आ रहा है इंटीजर, इसमें आप 25.4 नहीं कर सकते हो, इसमें एक्जैक्टली वैल्यू जाएगा, 25 जाएगा, 26 जाएगा, 21 जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। फ्लोट में हम लोग पॉइंट में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हाइट क्या हो गया, 5.3 हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट टाइप हो गया। ये हम लोग का डेटा टाइप, हाइट का क्या डेटा टाइप हो गया, फ्लोट। उसके बाद आता है कैरेक्टर। कैरेक्टर के लिए होता था कैर। ये नेम हो गया, नेम तो सोनू, ठीक है, नेम हो गया हम लोग का सोनू। तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। और ये स्ट्रिंग कैसा है, एरे ऑफ कैरेक्टर्स। ये नेम क्या है हम लोग का, एरे का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एरे का नाम N हो सकता है, A हो सकता है, यहाँ पे मैंने नेम रखा है एरे का नेम को, ठीक है। और ये कौन सा टाइप है, तो कैरेक्टर टाइप है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सोनू लिखा हूँ मैं, तो सोनू क्या है, स्ट्रिंग है, SONU सोनू, है ना। तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हुआ। तो एरे ऑफ कैरेक्टर्स इसका कैरेक्टर टाइप हो गया, समझे, डेटा टाइप नेम का। तो इस तरह से डेटा टाइप हो गया। एग्जाम्पल आप दे दिया 2-3, तो एक भी दे सकते हो, तो 2 भी दे सकते हो, तो अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का डेटा टाइप। दूसरा है 1 डायमेंशनल एरे। तो देखिए 1 डायमेंशनल एरे आर collection of element of the same data types arranged in a linear sequence. They are accessed using an index which starts from 0. अब देखिए नाम से 1 डायमेंशनल एरे। एरे क्या होता है भाई, एरे होता है कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप। एरे क्या होता है, एरे में होता है हम लोग का एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट का जिसका डेटा टाइप सेम हो। अगर इंटीजर है तो बहुत सारा डेटा इंटीजर टाइप का हम लोग स्टोर कर सकते हैं एरे में, ठीक है। तो 1 डायमेंशनल एरे में भी वही होता है कि भाई सिंपल वही डेटा टाइप को, मतलब सेम डेटा टाइप को हम लोग कलेक्ट करके रखना, ठीक है, इन अ लीनियर सीक्वेंस। लीनियर सीक्वेंस में यानी कि 0 1 2 3 4। और इसका क्या होता है, इसको हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, तो यूजिंग इंडेक्स। हम लोग इसको एक्सेस करने के लिए इंडेक्स का यूज़ करते हैं, और जो स्टार्ट होता है 0 से, यानी कि एरे में जो वैल्यू स्टोर करते हैं तो 1 2 3 4 प्लेस पे नहीं होता है, पहले हो गया 0 प्लेस आया, फिर 1 आया, 2 आया, तो 0 से शुरू होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे इंट नंबर, ये मेरा नंबर्स क्या है, ये मेरे एरे का नाम है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है नंबर्स। और ये जो 5 है ये मैं दे दिया हूँ एरे का साइज़। अब देखिए यहाँ पे 5 दे सकते थे, नहीं भी दे सकते थे, पर मैंने दे दिया है, तो 5 हो गया मेरे नंबर्स, यानी कि नंबर्स हो गया एरे का नाम, और उसका साइज़ क्या है, 5 है। अब इसके अंदर वैल्यू क्या है, तो देखिए 1 2 3 4 5 है। अब मैंने क्या बोला, सेम टाइप का होना चाहिए, तो ये देख रहे डेटा टाइप इसका सबका सेम है, सब इंटीजर वैल्यू है ना, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया हम लोग का एक एरे बन गया नंबर्स का, जिसके अंदर वैल्यू है 1 2 3 4 5। अब देखिए अगर हमको एक्सेस करना है, मान लीजिए हमको 3 को एक्सेस करना है, तो कैसे करेंगे, तो देखिए प्रिंट है %d। अगर हमको 3 को एक्सेस करना है तो नॉर्मल समझिए कि 0 से शुरू हुआ है, तो 0 वाला प्लेस पे क्या है, 1 है, 1 वाले प्लेस पे क्या है, 2 है, 2 वाले प्लेस पे क्या है, 3 है, 3 वाले प्लेस पे क्या है, 4 है, 4 वाले प्लेस पे क्या है, 5 है। पता है 0 से शुरू हुआ, तो 0 1 2 3 4 इस तरह से। तो अगर हमको 3 को एक्सेस करना है तो क्या करना होगा, नंबर्स ब्रैकेट के अंदर क्या करना होगा, 2, तो यानी कि 2 वाले प्लेस पे जो वैल्यू है उसको लेके आ जाओ, ठीक है। तो 2 वाले प्लेस मतलब क्या, 1 2 नहीं, 0 1 2, यानी कि 2 वाले प्लेस पे क्या है, 3 है, तो ये नंबर्स 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये %d क्या होता है, % इंटीजर वैल्यू को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। ये सी का बेसिक है, ये आप लोग को आता होगा, समझे। तो यहाँ से हम लोग 3 को एक्सेस कर लेंगे, तो ये हो गया प्रिंट एफ से क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, सिस्टम पे दिखेगा हम लोग का। तो ये हो गया 1 डायमेंशनल एरे। उसके बाद देखिए सब रूटीन। तो देखिए सब रूटीन ऑल्सो नॉन एज फंक्शन आर ब्लॉक्स ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, ठीक है। सब रूटीन बोलिए या फिर फंक्शन बोलिए, एक ही बात है। तो ये क्या होता है, एक तरह का ब्लॉक ऑफ कोड होता है
जो कि कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए हम लोग बनाते हैं। अब देखिए मान लीजिए आपको मैं कोई दो वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। अब मैं आपको अलग अलग वैल्यू दे रहा हूँ, पहले 15 + 17 दे रहा हूँ, फिर 17 + 19 दे रहा हूँ। तो आप बार बार सब जगह पे लगाओगे 15 + 17 ऐसे करके, इससे अच्छा आप एक फंक्शन बना दोगे, समझे। एक फंक्शन बना दोगे जिसमें दो वैल्यू हम लोग डालेंगे, ए और बी को डालेंगे, और वो फंक्शन क्या रिटर्न करके देगा, ए + बी को रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक पर्टिकुलर कोड बना दिया, समझे। अब ये क्या काम करके दे रहा है, सम करके दे रहा है दो नंबर को। तो अगर हमको मैं मान लीजिए आपको बार बार नंबर चेंज करके दे रहा हूँ, तो आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली क्या करोगे, इस फंक्शन को कॉल कर दोगे और नंबर चेंज कर दोगे। मैं पहले 15 + 17 दिया था, फिर मान लीजिए 19 + 21 दे दिया हूँ, तो आप 19 + 21 डाल दोगे, सिंपल। तो वही होता है सब रूटीन, उसी को कहते हैं। दे कैन बी कॉल्ड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम अलाउइंग फॉर कोड रीयूज एंड बेटर ऑर्गेनाइजेशन। ये हम लोग कहीं से भी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, और इसका यूज़ करने से क्या होता है कि हम लोग कोड को बार बार रीयूज़ कर पाते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और इससे क्या होता है ऑर्गेनाइज अच्छे वे में कर पाते हैं हम लोग चीज़ों को, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, ये देखिए मैंने एक बनाया है सब रूटीन या फिर फंक्शन बोलिए, तो इंट स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, मेरे फंक्शन का नाम है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और इसके अंदर मैंने एक डाला है वैल्यू नंबर्स, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इंट नंबर। अब ये क्या कर रहा है, नंबर, इसके अंदर नंबर डालेंगे। अब ये क्या करके देगा हम लोग को, स्क्वायर इसके अंदर रिटर्न करके दे रहा है नंबर इंटू नंबर, ठीक है, रिटर्न नंबर इंटू नंबर। तो इसका टेक्निकली क्या कर रहा है, स्क्वायर करके दे रहा है चीज़ों को, ठीक है। इसलिए मैंने इस फंक्शन का नाम स्क्वायर रखा है। इसके अंदर एक वैल्यू डालो और ये क्या करके देगा, उसका स्क्वायर करके देगा, यानी कि उसी को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, चलिए। अब देखिए इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं, मैंने बोला कहीं पे भी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं मेन के अंदर आया, एक रिजल्ट बनाया हूँ। रिजल्ट में क्या किया हूँ, ये देखिए स्क्वायर फंक्शन को कॉल कर दिया हूँ। स्क्वायर देखिए ये नाम है मेरा, तो मैंने इसको कॉल किया है, और इसके अंदर देखिए मैंने एक वैल्यू डाल दिया है 5, ठीक है। अब मैं 5 डाला हूँ, तो देखिए यहाँ पे स्क्वायर पे आया, ये नंबर की जगह पे क्या चला गया, 5 चला गया। अब ये क्या करेगा, रिटर्न 5 × 5 यानी कि 25 हम यहाँ पे मेरे को रिटर्न करके दे देगा। तो ये देखिए स्क्वायर फंक्शन को मैंने कॉल कर दिया। मेरे को यहाँ पे रिजल्ट में फिर से 5 को मल्टीप्लाई नहीं करना है, 5 × 5 करने की जरूरत नहीं है। मैंने स्क्वायर फंक्शन को कॉल कर दिया, उसके अंदर वैल्यू डाल दिया 5। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं 10 डाल सकता हूँ, 12 डाल सकता हूँ, 6 डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये कर दिया। अब बस वही प्रिंटअप कर दो, द स्क्वायर ऑफ 5 इज %d, कॉमा रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर भाई हम लोग का स्क्वायर होकर आया है, यानी कि 25 आया है रिजल्ट के अंदर। रिजल्ट को मैंने यहाँ पे %d पे, %d की जगह पे रिजल्ट का वैल्यू आ जाएगा। तो आउटपुट क्या दिखेगा, द स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, बस लास्ट में रिटर्न 0। तो इस तरह से सब रूटीन का भी एग्जाम्पल दे दी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सब जो मैं एग्जाम्पल दिया हूँ, यहाँ पे प्रॉपर कोड लिखने की जरूरत नहीं कि भाई इंट मेन किए उसके अंदर गए। यहाँ पे देखिए डेटा टाइप को बोला था, कर दिया। 1 डायमेंशनल का बोला तो मैंने एरे का नाम दे दिया। अगर मेरे को एक्सेस करना है तो मैंने एक एक्सेस करके भी दिखा दिया, प्रिंट अप करके नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे मेरे को सब रूटीन बनाता है, मैं पूरा इंट मेन करके नहीं, भाई मैंने एक फंक्शन बनाया, उसको मैंने यहाँ पे आके कॉल कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो ये वाला भी प्रिंट वाला भी ना लिखो, ठीक है, ये आपके ऊपर है। उसका देखिए नेक्स्ट है एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन क्या होता है, तो एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड फंक्शन कॉल दैट कैन बी इवेल्युएटेड टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट, ठीक है। एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन होता है भाई बहुत सारी चीज़ों का। उसमें क्या हो सकता है, वैल्यू हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, या फिर फंक्शन भी हो सकता है। उन सबको मिला के एक एक्सप्रेशन बनता है, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, किसी तरह का रिजल्ट को लाने के लिए एक्सप्रेशन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इंट टोटल, मैंने टोटल नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ 5 + 3 × 2 कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये मेरा पूरा एक एक्सप्रेशन है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ भाई, यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, है ना, ऑपरेटर्स हैं। तो इस तरह से मैंने यूज़ किया है। 5 + 3 को पहले क्या हो, तो ब्रैकेट के अंदर पहले क्या किया, 5 + 3 को ऐड किया है, फिर इसको मल्टीप्लाई किया है 2 के साथ। अब यहाँ पे x y z भी कर सकते हो, x + y × z, है ना। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो। ये हो गया हम लोग का एक्सप्रेशन। तो ये हो गया नॉर्मल सा एग्जाम्पल इसका। उसका देखिए लास्ट है लाइब्रेरी फंक्शन। तो ये क्या होता है लाइब्रेरी फंक्शन, तो लाइब्रेरी फंक्शन आर प्री डिफाइंड फंक्शन प्रोवाइडेड बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लाइब्रेरीज दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। तो देखिए लाइब्रेरी फंक्शन जो भी आप प्रोग्राम करते हो ना, कोड करते हो, सी करो, C++ करो, जावा करो, उन सब का एक लाइब्रेरी होता है जिसमें प्री डिफाइंड कोड होता है, ठीक है। अब वो लाइब्रेरी का हम लोग यूज़ करके उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं बिना उसको पूरा लिखे हुए। अब मान लीजिए मेरे को किसी चीज़ को किसी स्ट्रिंग है उसका लेंथ को फाइंड करना है, तो अब मैं उसको एक फॉर लूप चलाऊंगा, आई को भेजूंगा सब जगह, उसको ऐड करूंगा। वो किए बिना मैं एक लाइब्रेरी का यूज़ कर दूंगा जो होता है STRLEN, ठीक है। अब ये इससे क्या होगा, मेरा
ये फंक्शन मेरे को डायरेक्ट लेंथ फाइंड करके दे देगा, मेरे को पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि भाई लेंथ कैसे फाइंड हो रहा है, समझे, वही चीज़ है। तो प्री डिफाइंड फंक्शन, ये प्री डिफाइंड फंक्शन होता है बाय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लाइब्रेरी दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कोई स्पेसिफिक टास्क करने के लिए एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो हम लोग को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देता है, ठीक है। दे कैन बी यूज डायरेक्टली विदाउट नीडिंग टू राइट द इम्प्लीमेंटेशन कोड। इसको हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं विदाउट पूरा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि भाई कैसे हो रहा है वो सब चीज़ को, डायरेक्ट मैंने फंक्शन को यूज़ किया, काम हो गया मेरा। समझे, एग्जाम्पल के लिए देखें, मैंने हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच लगाया, ये क्या है, ये मेरा लाइब्रेरी है मैथ डॉट एच। ये मैथ डॉट एच के अंदर ही मेरा ये लाइब्रेरी होगा जो मैं आगे यूज़ करूँगा। देखिए मैंने एक बनाया है डबल रिजल्ट नाम का, ठीक है। इसके अंदर में देखिए ये फंक्शन को मैं कॉल किया हूँ SQRT, ठीक है। अब ये क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, समझे। तो ये अब ये SQRT मेरा इस मैथ के अंदर एक लाइब्रेरी है, फंक्शन है, जिसके अंदर क्या होगा, स्क्वायर रूट फाइंड होके आ जाएगा। तो मैंने स्क्वायर रूट के अंदर ब्रैकेट में 16 दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, 16 का स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। कैलकुलेट द स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो क्या आ जाएगा 4। तो इस तरह से हम लोग इसको डायरेक्ट यूज़ कर लिए, बिना हमको अब मेरे को स्क्वायर रूट फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बस इसको लाइब्रेरी को कॉल किया, लाइब्रेरी मेरे को फंक्शन निकाल के दे दिया, काम हो गया, समझे। तो इस तरह से होता है पूरा लाइब्रेरी फंक्शन, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको सबके बारे में अच्छे से बता दिया एग्जाम्पल के सहित, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आ गया होगा। आप बाकी वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा, PDF चाहिए तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।